Hello, 11th biology aspirants. I'm again back with my next video. In previous video, we talked about vernaculars or common names. तो common names के advantages and disadvantages के बारे में हमने पढ़ा था in our last video और उसमें I think हम last जो point है वो discuss नहीं कर पाए थे. तो basically होता क्या है common names में, ये जो कॉमन नेम जो हम कॉमन पीपल प्रोवाइड करवाते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज और इवन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री. तो सभी उस नाम को नहीं जान पाते हैं. जिस लोकल जगह पे वो नाम दिया जाता है, वही एरिया के लोग ही उससे फैमिलियर हो पाते हैं बेसिकली. तो ये भी एक डिसएडवांटेज था. और इसी के साथ हम इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम साइंटिफिक नेम्स भी कहते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो बेसिकली होता क्या है साइंटिफिक नेम्स में, ये एक फॉर्मल सिस्टम है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम प्रोवाइड करवाते हैं. उसको एक प्रॉपर 2 वर्ड नेम प्रोवाइड करवाया जाता है इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में. तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप याद करना चाहते हैं तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स विद एप्रोप्रिएट एंड डिस्टिंक्ट नेम्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. तो बेसिकली ये जो साइंटिफिक नेम जो देंगे हम ऑर्गेनिजम्स को, वो 2 वर्ड का 2 शब्दों का बना होगा. जो फर्स्ट वर्ड है उस वर्ड को कहा जाता है जेनरिक नेम, या फिर इसे हम जेनरिक एपिथेट भी कहते हैं. और ये जो जेनरिक नेम है ये एक्चुअली क्या स्पेसिफाई करता है, क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है उस ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है, वो किस जीनस से बिलोंग करता है. नाउ व्हाट इज़ जीनस, व्हाट इज़ स्पीशीज़, वो हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, वो उसमें कवर करेंगे. और जो सेकंड वर्ड है जिसे हम स्पेसिफिक नेम से बोलते हैं या स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है, ये क्या दर्शाता है कि ऑर्गेनिज्म की कौन सी स्पीशीज़ है, ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस. ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे होमो सैपियंस. होमो इज़ द जेनरिक नेम एंड सैपियंस इज़ द स्पेसिफिक नेम. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम सिर्फ एग्जाम्पल की हेल्प से ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज़. इस टॉपिक को पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं होगा. अब जो साइंटिफिक नेम्स हैं बेसिकली ये दिए किसने थे, किसने स्टार्ट किया था ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ये जो सिस्टम है, ये दिए थे सबसे पहले कार्लस लिनियस ने. और उन्होंने अपनी एक बुक है स्पीशीज़ प्लांटरम इन 1753 जो उन्होंने पब्लिश करवाई, उसके अंदर बहुत सारे नाम जो है उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं. एंड एक और बुक है सिस्टमा नेचुरे जो कि उनकी 10th एडिशन थी उस बुक की, उसके अंदर भी साइंटिफिक नेम्स का जिक्र है. तो बेसिकली जो प्लांट के जो साइंटिफिक नाम है वो स्पीशीज़ प्लांटरम में है और एनिमल के जो नेम्स हैं वो सिस्टमा नेचुरम में है जो 1758 में पब्लिश हुई थी. तो आपको कुछ बड़े ही कॉमन जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, मैंगो, हनी बी और सरसों जो मस्टर्ड है, जो हम घर पे सरसों का तेल खाते हैं बेसिकली. तो हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको इनके साइंटिफिक नेम्स यहाँ पे लिख दिए हैं. ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और होमो इज़ द जेनरिक वर्ड एंड सेपियन इज़ द स्पेसिफिक वर्ड. और उसी तरह से मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, हनी बी का नाम है एपिस इंडिका और सरसों जो मस्टर्ड है उसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस. तो दीज और दी ये जो फर्स्ट वर्ड हैं ये सारे के सारे जेनरिक वर्ड्स हैं या जेनरिक नेम्स हैं और इंडिका कैम्पेस्ट्रिस आर दी स्पेसिफिक वर्ड्स, एक स्पेसिफिक नेम. नाउ देयर आर सर्टन रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. वो पढ़ने से पहले आपके जो सिलेबस, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ कोड्स दिए गए हैं और ये कोड्स सिर्फ आपको इनकी फुल फॉर्म या एक्सपेंशन ही याद रखनी है. तो बेसिकली ICBN जो है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. थर्ड इज़ ICBACN
इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN, International Code of Viral Nomenclature, and last is the ICNCP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. तो ये 5 आपके कोड्स हैं जो आपकी NCERT में भी अवेलेबल है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं सो दैट आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूटे ना। तो यहाँ से अगर आप पढ़ोगे मेरे नोट्स से तो आपको NCERT खोलने की शायद से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियोस अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी नीड ऑफ कंसल्टिंग एनी बुक और NCERT बुक। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है आपकी, उसके सर्टन रूल्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम कोई नाम देते हैं तो कुछ रूल्स, कुछ सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अपने घर में ही किसी बच्चे का नामकरण करते हैं तो उससे पहले उसकी कुंडली बनवाई जाती है, उस पंडित से उसके नाम का पहला अक्षर निकलवाया जाता है और मुहूर्त में ही हम उसको नामकरण करते हैं, राइट। सिमिलरली आपके साइंटिफिक नेम्स को देने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन यहाँ पे रीड आउट करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल या सबसे पहला जो रूल है ऑर्गेनिज्म को 2 नेम देने का, वो है ईच ऑर्गेनिज्म इज़ गिवन ओनली 1 नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाएगा और उस नाम के अंदर 2 शब्द होंगे, 2 वर्ड्स होंगे, जिसमें से पहला होगा जेनेरिक और दूसरा होगा स्पेसिफिक। तो हर एक रूल के साथ आपने एक एक एग्जाम्पल जो है लिखते जाना है सो दैट एग्जाम्पल की मदद से आप और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। सेकेंड रूल क्या है, चाहे जेनेरिक नेम हो मीन्स फर्स्ट वर्ड हो या फिर स्पेसिफिक वर्ड हो, शुड कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 लेटर्स। तो 3 अक्षरों से कम का वर्ड नहीं होना चाहिए और 12 से ज़्यादा अक्षरों का वर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे सिंपल, सबसे छोटा जो जेनेरिक नेम मैंने यहाँ पे लिया है वो है ज़िया मेज़। ये मेज़ का साइंटिफिक नेम है। तो ज़िया इज़ दी 3 लेटर वर्ड, ज़िया मेज़, MAYS, ये 4 है। तो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो रूल है वो है द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी रिटन इन कैपिटल। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स ली हैं, चाहे वो होमो हो, ज़िया हो, एपिस है, ब्रेसिका है, मैंगीफेरा है या होमो है, हर एक जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, राइट। तो ये भी एक रूल है कि जेनेरिक नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और जो स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर है, चाहे वो मेज़ हो, यहाँ पे सेपियंस हो, कैम्पेस्ट्रिस हो, इंडिका हो, सेपियंस हो, तो इनका जो फर्स्ट वर्ड है स्पेसिफिक नेम का, ये हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, रनिंग में लिखा जाएगा बेसिकली। फोर्थ जो रूल है दैट इज़ द जेनेरिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट। जेनेरिक नेम को हमेशा पहले ही लिखा जाएगा और स्पेसिफिक नेम को हमेशा बाद में ही लिखा जाएगा। एंड इन केस जो डिस्कवरर है, कोई जिस साइंटिस्ट ने इस नाम को डिस्कवर किया है उसका नाम भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एब्रीविएशन में, या फिर पूरा नाम भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये है 4th रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। 5th रूल है द साइंटिफिक नेम इफ़ प्रिंटेड इन अ बुक। अगर साइंटिफिक नेम को किताबों में लिखा जा रहा है, प्रिंट करवाया जा रहा है, तो वहाँ पे हमेशा आप जो है उसे इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स मीन्स आपको थोड़ा सा स्लैंटिक में दिखेगा, थोड़ा सा वो टेढ़े नाम लिखे हुए दिखेंगे। बोल्ड, इटैलिक्स के बारे में पता होगा। इटैलिक्स होती है जब थोड़ा सा स्लैंटिंग लिखा जाता है, टेढ़ा लिखा जाता है। बट इन केस जब जिस तरह से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं या बोर्ड पे हम साइंटिफिक नेम्स को लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ हैंड, तो हमेशा साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन किया जाएगा एज आई हैव डन इन दिस। तो साइंटिफिक नेम्स को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। तो ये भी एक रूल है। रूल नंबर 6 इज़ द जीनस गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी रिपीटेड इन अ किंगडम बिटवीन 2 डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि प्लांट किंगडम है, राइट।
प्लांट किंगडम के अंदर आपके पास मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स। तो सॉरी, प्रोटिस्टा या मोनेरा वगैरह वो नहीं आएंगे उसके अंदर। इसके अंदर आपके एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स आएंगे। तो प्लांट किंगडम के अंदर अब जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं वो ब्रायोफाइट से बिल्कुल अलग हैं, राइट। तो अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली जो एंजियोस्पर्म वाले आपके जो प्लांट्स हैं उनके और ब्रायोफाइट्स को आप सेम जीनस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में आप कभी भी जीनस को सेम नहीं रखोगे, आप रिपीट नहीं करोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रूल। सेवन्थ रूल इज़ देयर रेपिटिशन शुड बी अवॉइडेड इन अदर किंगडम ऑल्सो। इवन अगर हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं और एक किंगडम फंजाई या एनिमिलिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो रेपिटिशन है उसको अवॉइड किया जाएगा। तो सेम जो जीनस है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी एक रूल है। एट्थ रूल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली स्पेसिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम सिर्फ स्पेसिफिक नेम से ही नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑलवेज, हमेशा स्पेसिफिक नेम से पहले जीनस जो जेनरिक नेम है उसको हम लिखेंगे, सो दैट एक कंप्लीट नेम जो है वो आपको देखने को मिले। तो कभी भी स्पेसिफिक नेम अलोन, अकेले कभी भी नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसे हमेशा किसके साथ रिप्रेजेंट करवाना है? अलॉन्ग विद जेनरिक नेम। नाइन्थ रूल इज़ द स्पेसिफिक नेम कैन बी सिंगल और कंपाउंड। तो जेनरिक नेम तो हो गया, राइट, दिस इज़ द जेनरिक नेम। ये हिबिस्कस रोजा साइनेसिस जो है ये है, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हिबिस्कस। तो दिस इज़ द स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम देखिए रोजा साइनेसिस, ये कंपाउंड है। तो इट कैन बी सिंगल वर्डेड, इट कैन बी डबल और कंपाउंड। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रूल। बट जो आपका जेनरिक नेम है वो कभी भी कंपाउंड नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अ सिंगल वर्ड। टेंथ, देर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलर, कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं जिनका कॉमन नेम और जिनका साइंटिफिक नेम सेम है। जैसे कि गोरिल्ला को कॉमन गोरिल्ला का कहते हैं और साइंटिफिक नेम भी इसका गोरिल्ला ही है। और यूकलिप्टस जो सफ़ेदे का पेड़ है, यूकलिप्टस का भी कॉमन और साइंटिफिक नेम सेम है। तो ये भी एक रूल के अंडर आ जाता है। नाउ हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका जेनरिक एज वेल एज और स्पेसिफिक नेम दोनों के दोनों सेम है। तो दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड सेम रहते हैं। कैटला, रेटस, कैटला एक फिश है, दिस इज़ नॉट अ कैट। रेटस देखिए, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम जो है ये सेम है, ठीक है। तो ये भी एक रूल के अंडर है। 12th रूल इज़ दिस, इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में जो स्पीशीज़ है उसके साथ हम सब स्पीशीज़ भी ऐड करते हैं समटाइम्स। जो उसकी वैरायटी है, जो उसकी सब स्पीशीज़ है, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो आपका एस्केरिस है, एस्केरिस इज़ द जेनेरिक नेम, लुम्ब्रिकॉइड्स इज़ द स्पेसिफिक नेम, और ह्यूमैनिस जो है ये लुम्ब्रिकॉइड्स की सब स्पीशीज़ है। और अच्छे से डिटेल में जानकारी देने के लिए सब स्पीशीज़ को भी समटाइम्स ऐड किया जाता है टू दी साइंटिफिक नेम्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ रूल ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। 13th रूल क्या है? कोई भी नाम जो कार्लस लिनियस ने 1753 में जो दिए थे अपनी बुक में स्पीशीज़ प्लांटरम में, और एनिमल्स के जो नाम 1758 में उन्होंने अपने 10th एडिशन में दिए थे सिस्टमा नेचुरम में, उससे पहले 1753 में प्लांट्स वाले नेम और 1758 में एनिमल्स वाले नेम के पहले जितने भी साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होंगे। तो नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। तो इन ईयर्स से पहले जितने भी साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट ने दिए होंगे वो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वही नाम रिकॉग्नाइज होंगे जो 1753 और 1758 के बाद आए होंगे, राइट। तो ये भी एक रूल था। ये जो आपके कार्लस लिनियस है उन्हीं ने रूल्स बनाए थे बेसिकली। तो 14th रूल इज़ लॉ ऑफ प्रायोरिटी।
लॉ ऑफ प्रायोरिटी, एज यू नो, प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट, जो सबसे पहले आएगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो वही इनके साथ भी हुआ। जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म को कोई साइंटिस्ट नाम देता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइंटिस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहा होगा। हो सकता है हमारे वर्ल्ड के किसी भी कोने में अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हों और उसे वो अपना नाम देना चाहते हों, उसे वो कोई साइंटिफिक नेम देना चाहते हों, बट उसी का नाम वैलिड होगा या रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो सबसे पहले साइंटिफिक नेम देगा उस ऑर्गेनिज्म को। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो सबसे पहले नंबर ले गया उसी को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। बाद में जो सेकंड नंबर है हो सकता है वो ज़्यादा बेटर नाम दे, बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रायोरिटी। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ रहे हो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ऑल दिस रूल्स, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, बिकॉज ये जो टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा अच्छे से वीडियो को देखिए। फिफ्थ रूल इज़ the name of the scientist should be indicated along with scientific name to provide more information and may be written in an abbreviated form। तो जो भी साइंटिफिक नेम जिस भी साइंटिस्ट ने दिया है, हम उस साइंटिस्ट का नाम भी उस साइंटिफिक नेम के साथ ऐड कर सकते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, सो दैट हमें और अच्छे से नॉलेज हो जाए कि ये इस नाम किसने दिया था और हम उस पर अपना काम कर सकें। तो ये भी एक रूल जो है इसके अंदर आ जाता है। 16th and the last rule is the more commonly known genus are used to indicate the family of an organism। तो क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स की फैमिली को इंडिकेट करने के लिए कॉमनली नोन जीनस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्लांट फैमिलीज़ की बात करें, तो जितने भी आप प्लांट फैमिलीज़ आप देखेंगे उन फैमिलीज़ के आगे जो है ACA लगा होगा, ACE। तो ACA जहाँ पर भी लगा है दैट मीन्स आप एक प्लांट फैमिली की बात कर रहे हैं। जैसे कि एस्ट्रेसिया इज़ देयर, सोलांसिया, ब्रेसिकेसिए, तो ये प्लांट फैमिलीज़ हैं। तो प्लांट फैमिलीज़ में हम ACA ऐड करेंगे तो आपकी फैमिलीज़ बन जाएंगी, प्लांट फैमिलीज़। और अगर आप एनिमल फैमिलीज़ ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप जीनस के जो फ्रंट में आगे IDAE ऐड कर देंगे तो उस एनिमल की वो फैमिली बन जाएगी। जैसे ह्यूमंस की फैमिली है हमारी होमिनिडिए, तो EDA लगाया हमने तो होमिनिडिए बन गया। और अगर हम हाउस फ्लाई की फैमिली की बात करें म्यूसीडिए, अगर हम डियर की फैमिली की बात करें तो सर्विडिए, तो EDA लगाएंगे IDAE। EDA ऐड करने से क्या होगा, एनिमल्स की फैमिली आपको पता चल जाएगी। तो दीज वर सम रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको यहाँ पे 16 रूल्स बताए हैं। होपफुली आपको एटलीस्ट 7 या 8 जो है वो अच्छे से ही याद हो जाए, बिकॉज 16 पॉइंट आपको कोई नहीं पूछेगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट 3 नंबर का या 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली आपको कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो उसके लिए आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पॉइंट्स अच्छे से करो वो अच्छे से करो, विद एग्जाम्पल्स याद करो, सो दैट आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का इम्पॉर्टेंस क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ना होते तो क्या होता बेसिकली। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस जो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की वो ये है कि साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा। चाहे आप रशिया में जाए, फ्रांस में जाए, इंडिया में पूछिए या अमेरिका में पूछिए, तो मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा। अब मैंगो को आप आम भाषा में कुछ भी कहते हो, बट जो उसका साइंटिफिक नेम है वो हर जगह सेम ही रहेगा। सेकेंड इज साइंटिफिक नेम्स आर गिवन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देते हैं। चाहे वो छिपकली हो, बटरफ्लाई हो, चाहे वो एक चींटी हो या एक तितली हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, चाहे वो कम इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, there is no possibility of any change in the spellings of a scientific name as the letter has been derived from dead Latin language। और आपने देखा होगा ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, होमो सेपियंस है, जिया मेज है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, ये वाली भाषा आजकल तो इस्तेमाल ही नहीं होती। तो ऑब्वियसली जब कोई भाषा इस्तेमाल नहीं होगी, लैंग्वेज जब यूज़ में नहीं है, तो उसमें कोई चेंज भी नहीं होगा, उसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। तो ये जितने भी साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं ये एक लेटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, और लेटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड मतलब नो मोर इन यूज़, तो आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, या बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड या लेटिन वर्ड, तो इन वर्ड्स का बेसिकली इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से इनमें जो चेंजेस हैं ना या तो होते ही नहीं हैं, या होंगे तो बहुत कम, रेयर होंगे। दैट्स वाई लेटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है इनकी नेमिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट इज अ न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड। जब कभी कोई नया प्लांट, कोई नया एनिमल या कोई बैक्टीरिया या वायरस डिस्कवर होगा तो उसको आसानी से नाम भी दिया जाएगा, और उसको हम डिस्क्रिप्शन भी उसका अच्छे से कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टर्स। तो उनके करैक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम उसको कोई नाम देते हैं। इस तरह से नहीं कि एक लोकल एरिया के अकॉर्डिंगली नाम दे दिया या भाषा के अकॉर्डिंगली नाम दे दिया, वैसा नहीं होगा। उसके करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर एक साइंटिफिक नेम उसको दिया जाएगा। Next importance is scientific names are often descriptive, indicating some important characteristic of the organism। तो वो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो भी नाम होगा वो उसके करेक्टर्स को बेसिकली दर्शाएगा कि उसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अ रॉन्ग नेम कैन बी इजीली करेक्टेड। जब कभी कोई गलत नाम, कोई गलत साइंटिफिक नेम अगर आ जाता है तो उसको आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। किस तरह से? आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स में आप या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे आप चढ़ा दीजिए कि आज के बाद मैंगीफेरा इंडिका का नाम जो है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो आप चेंज कर देंगी, आज से इसका स्पेलिंग ये नहीं ये रहेगा, तो एवरीबडी विल फॉलो दैट, राइट। तो इसी वजह से उसको करेक्ट करना ईजी रहता है, जबकि जो आपके कॉमन नेम्स थे उनको करेक्ट करना ईजी नहीं रहता है। आप न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे नहीं निकाल सकते हैं कि आज से इसका लोकल नाम हमने चेंज कर दिया है या ना। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हमें फॉलो करना होता है, और वो साइंटिफिक नेम्स में पॉसिबल है। लास्ट इज द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अ सिमिलर जीनस। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको एक जीनस में डाला जाएगा, और जो नहीं मैच करेंगे, जो डिसिमिलर होंगे, उनको अलग जीनस में प्रेजेंट कर देंगे। तो दीज वर सम इम्पोर्टेंसेस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और मैं अच्छे से और इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। इन केस आपको मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी को कोई क्वेरीज़ है, प्लीज़ डू कमेंट, मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए इसी तरह से मुझे इनकरेज करते रहें। थैंक यू सो मच। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पीशीज़ से लेके किंगडम तक सारी की सारी हायरार्की को अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।